नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पुलिस आरक्षक सामान्य ड्यूटी संवर्ग पुलिस विभाग की जो कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं 14 तारीख को, 14 सितंबर को, उसके एमसीक्यूज की सीरीज है। शानदार 90 सीरीज पर पहुंच चुके हैं। 8 सीरीज हम कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छी आप लोग की पढ़ाई चल रही है। कमेंट देख के और जिस टाइप से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों पर विश्लेषण कर रहे हो, लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो। इसी तरीके से पढ़ाई को बनाए रखिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाइए और यकीन मानिए कि एग्जाम के दिन आपके साथ बहुत अच्छा होगा। लास्ट हम जो 8वें नंबर की सीरीज देखे थे उसमें एक क्वेश्चन में जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण किया, तो आप लोगों ने कहा कि 2 दिसंबर, तो ये डेट को चेक कर लीजिएगा कि 2 दिसंबर है या 5 दिसंबर है। लास्ट में आत्मसमर्पण कर लिए थे। देवरी के जो जमींदार हैं धोखा दे दिए थे और सोना खान के प्रजा पर अत्याचार करने वाली थी अंग्रेज, तो उन्होंने प्रजा के पक्ष में जाते हुए क्या किया था, शहीद वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चार्ल्स इलियट ने फांसी की सजा सुनाई। जय स्तंभ चौक पर उनको फांसी पर चढ़ाया गया, उसके बाद तोप में बांध के उड़ा दिया गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। आज हो गया शानदार 23 तारीख। दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा, जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है भैया, डेडलाइन चालू हो गई है, काउंटडाउन स्टार्ट नाउ, है ना। आप सबसे पहले फॉर्म भरिए। कोई परेशानी आ रही है, व्यापम के दफ्तर जाइए, क्योंकि अगर जो फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं रिटर्न का फॉर्म फिर से नहीं भरेंगे तो वो रिटर्न से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, 27 तारीख लास्ट डेट है, आप 25 को ही लास्ट डेट मान के चलिए, है ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज आपको थोड़े से अतरंगी क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े से अजीब भी लग सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है कि एक फॉर्मेट में पढ़ते पढ़ते मैं भी थोड़ा सा बोला कि कुछ अब नया करते हैं, थोड़ा अतरंगी करते हैं। टॉपिक पूरा रिवाइज होगा, इस बात की पूरी गारंटी है कि टॉपिक पूरा रिवाइज होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही। चलो, बिना कलचूरियों के ना छत्तीसगढ़ का पेपर हो सका, ना छत्तीसगढ़ हो सका। कलचूरी शासन व्यवस्था में दीवान कितने गांव का शासन संभालता था? अब बताइए भाई, कलचूरी शासन व्यवस्था में दीवान कितने गांव का शासन संभालता था? दीवान जो होता था, ठीक है, दीवान जो होता था कितने गांव का शासन संभालता था? दीवान संभालता था 84 गांव के शासन को। 84 गांव को क्या बोलते थे? 7/12, 7/12, है ना। मतलब सबसे, देखो इसको पूरा हायरार्की पढ़ लेते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और ग्राम का प्रमुख कौन होता था? गौटिया। कौन? गौटिया। उसके बाद आता था बारहो। क्या आता था? बारहो, मतलब 12 गांव का समूह, 12 गांव का समूह। और ये 12 गांव के समूह का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे दाऊ, है ना। तो आजकल के लोगों को अगर दाऊ बोलेंगे तो वो बेवकूफ समझते। भैया छत्तीसगढ़ में दाऊ का मतलब बहुत बड़ा आदमी, लैंडलॉर्ड, जिसका बहुत सारा खेती है। तो बोलते ना वो तो गांव के दाऊ हर है, वो तो गांव के मंडल हर है। ठीक है, तो 12 मतलब 12 गांव का समूह और इसका प्रमुख होता था दाऊ। उसके बाद होता था गढ़, उसके बाद होता था गढ़। गढ़ में होते थे 84 गांव और 7/12, 12 सत्ते 84, 7 क्या होते थे? 12 होते थे। ठीक है, और इसके प्रमुख को बोलते थे दीवान। ये एडीआई और अभी से बहुत से एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इससे भी बड़ा होता था, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी क्या? मंडल। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी क्या? मंडल, है ना। और मंडल के प्रमुख को बोलते थे महामंडलेश्वर या मांडलिक। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई मंडल, मंडल के बाद गढ़, गढ़ के बाद बारहो, बारहो के बाद गांव, और ये सबके मुखिया। ठीक है, तो देखना गांव में दाऊ लोग भी होते हैं और मंडल लोग भी होते हैं। ठीक है, तो उन लोग बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उसके बाद कलचूरी काल में स्थानीय प्रशासन के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? कलचूरी काल में स्थानीय प्रशासन के लिए, देखिए आपके स्थानीय प्रशासन के लिए क्या की स्थापना की गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो स्थानीय प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत बना दिया गया। अगर आप शहरी से क्षेत्र में रहते हो तो स्थानीय प्रशासन के लिए नगर निगम बना दिया। तो उस समय भी स्थानीय प्रशासन के लिए एक संस्था होती थी जिसको बोलते थे पंचकूल। क्या होती थी? पंचकूल संस्था। कलचूरियों ने बनाई है, खूब खूब पूछा है व्यापम में। पंचकूल संस्था होती थी, इसमें 5 से 10 सदस्य होते थे। सदस्य को क्या बोलते थे? महत्तर। सदस्य को क्या बोलते थे? महत्तर।
और पंचकुल प्रमुख को क्या बोलते थे? महत्तम। क्या? महत्तम। ठीक है, दोनों याद रखेगा। कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन के लिए जो संस्था थी पंचकुल सी बनाए, 5 से 10 सदस्य होते थे जो प्रशासन देखते थे। सदस्यों को महत्तर बोला जाता था और इसके प्रमुख को बोला जाता था महत्तम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों आज का। मराठों के साथ मिलकर कलचुरियों की समाप्ति का षड्यंत्र किस शासक ने रचा था? है ना, आपने पढ़ा होगा लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं बनाए होंगे। तो बताइए भाई, कलचुरियों की समाप्ति का षड्यंत्र किसने रखा? घर का बेदी लंका ढाए, है ना, तो घर का बेदी कौन था? मोहन सिंह थे। मोहन सिंह राजा बनने के चक्कर में किनको, है ना, मराठों को बुला लिया। मोहन सिंह राजा बनने के चक्कर में मराठों को बुला लिया। 1741 में कौन आ गया? भास्कर पंत आ गया। ठीक है, भास्कर पंत आ गया। उस समय राजा कौन था? रघुनाथ सिंह था। रघुनाथ सिंह वृद्ध था और पुत्र वियोग में आके नहीं किया लड़ाई और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो मोहन सिंह ने बुलाया था मराठों को आक्रमण करने के लिए। किसने बुलाया था? मोहन सिंह ने। अब यहां क्वेश्चन आता है, अंतिम कलचुरी शासक कौन था? अंतिम था रघुनाथ सिंह। और यही क्या था? मराठों के अधीन प्रथम शासक हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या? भास्कर पंत आया। रघुजी प्रथम के जो सेनापति थे भास्कर पंत 1741 में आए। कहां? रतनपुर। रघुनाथ सिंह युद्ध नहीं किए, वो क्या किए? आत्मसमर्पण कर दिए। तो भैया जब आत्मसमर्पण कर दिए तो अब आप किसके अंडर चले गए? मराठों के अंदर। तो अब आपका कलचुरी स्वतंत्र रहा क्या? नहीं रहा। तो कलचुरियों का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। लेकिन मराठों के अधीन शासन करने वाला पहला शासक भी कौन था? रघुनाथ सिंह। अब उसके बाद मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन था? मोहन सिंह। मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन था? मराठों के अधीन अंतिम शासक था मोहन सिंह। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद बिंबाजी भोसले आ गए यहां पे, और बिंबाजी भोसले ने प्रत्यक्ष शासन किया। ठीक है, बिंबाजी भोसले के मरने के बाद वेंक्योजी भोसले ने सूबेदारी व्यवस्था चलाई। ठीक है, फिर रघुजी तृतीय जब अवयस्क थे तो क्या हो गया आपका? सुप्रिटेंडेंट व्यवस्था चली। ठीक है, उसके बाद जब रघुजी तृतीय वयस्क हो जाए तो जिलेदार व्यवस्था चली। फिर उसके बाद 1853 में डलहौजी ने छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, कहानी पूरी हो गई, क्लियर। चलो मोहन सिंह, अगला कथन देखो, बहुत बढ़िया कथन और कारण चाहिए, भर भर के कथन और कारण है। ठीक है, कल्याण साय कलचुरी शासन काल में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कल्याण काल साय ने कलचुरी शासन व्यवस्था में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी? बिल्कुल सही, कल्याण साय ने ही कलचुरी शासन काल में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। ये जमाबंदी प्रणाली के प्रमुख थे। अब इनका क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के जो आर्थिक मंत्री है उनसे विवाद हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि इनको क्या 8 साल के लिए जहांगीर के दरबार में रख लिया गया। ठीक है, जहांगीर के दरबार में रख लिया गया। कई लोग इनको अकबर के दरबार में बोलते, कई बार जहांगीर के दरबार में। 8 साल तक इनको रखा, है ना। मुगल दरबार में रहने वाले कौन थे कलचुरी? कल्याण साय थे। जमाबंदी प्रणाली के प्रमुख, खाता बही ये सब इजाद किए थे। कुछ विवाद हुआ तो इनको मुगलों ने बुला लिया और वहीं 8 साल रखा। तो कल्याण साय कलचुरी शासन काल में गढ़ व्यवस्था की स्थापना की। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चिस्म ने प्रदेश को 36 गढ़ों में विभाजित किया। कितने गढ़ों में विभाजित किया? 36 गढ़ों में विभाजित किया। यह भी सही है। ठीक है, यह भी सही है। ठीक, कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हमारे यहां गढ़ व्यवस्था की शुरुआत कितने की? कल्याण साय ने। और छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में किसने भाग बांटा? मिस्टर चिस्म ने बांटा। यहां 36 लिखना भूल गए हमारे टाइपिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए, कहानी देखिए। कल्याण साय ने गढ़ व्यवस्था की प्रारंभ की। हां भाई की। ठीक, पूरी कहानी बता देता हूं इसमें भी। कल्याण साय ने गढ़ व्यवस्था की प्रारंभ की। हां, उसके बाद चिस्म ने कितने गढ़ों में बांटा? 36 गढ़ों में। उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आए विट्ठल राव दिनकर, है ना। विट्ठल राव दिनकर आए। इन्होंने छत्तीसगढ़ों को कितने में बांटा? 27 परगनों में। ठीक है, 27 परगनों में। परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? बताइए भाई, परगना पद्धति के जन्मदाता और सूत्रधार कौन है? परगना पद्धति के, ये दोनों में कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, दोनों अलग अलग हैं।
परगना पद्धति के, है ना, जन्मदाता हैं विट्ठल राव दिनकर। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। तो परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर और परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे? बिंबाजी भोसले थे। अब उसके बाद एगेन्यू कौन आएंगे? अधीक्षक एगेन्यू। अधीक्षक कौन आएगा? एगेन्यू। ये 27 परगनों को कितने परगनों में विभाजित कर देगा? 8 परगनों में। ठीक है, 8 परगनों में। बाद में एक परगना बना के बालोद 9वां कर देगा। उसके बाद यही परगने बाद में आगे जाके क्या बन जाएंगे? जमींदारी। और जब छत्तीसगढ़ आजाद हुआ तो यहां कितनी जमींदारियां थी? 14 जमींदारियां थी। कहानी सुनिए। कल्याण सैन ने गढ़ व्यवस्था लाई, चिस्म ने छत्तीसगढ़ बना दिया, है ना। विट्ठल राव दिनकर आए, उन्हें छत्तीसगढ़ को 27 परगना बना दिया। एगेन्यू आए, 27 परगने को क्या बना दिए? 8, और उसके बाद 9 परगने कर दिए। और यही बाद में क्या बन जाएंगे? जमींदारी बन जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। तो कथन और कारण सही है और सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन धार्मिक रूप से सहिष्णुता से श्रेष्ठ था। हाँ भाई, महाशिवगुप्त बालार्जुन सच में धार्मिक रूप से सहिष्णु था और उसके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उसी के काल में कौन आए? वेनसांग आए। क्या लिखा? सीयू की, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम लिखा किया सलो। तो भैया उसके शासन काल में सभी धर्मों का विकास हुआ, केवल भागवत धर्म का नहीं हुआ। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। क्यों? क्योंकि सहिष्णु है मतलब सभी धर्मों को समान श्रेष्ठता से देखता है, समान आदर देता है। और इसके शासन काल में बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शिव धर्म सभी पनपे हैं। ठीक है, यह कौन सा था? सिरपुर के पांडु वंश से संबंधित था महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म का अनुयायी था, इसके नाम में लिखा है महाशिवगुप्त। ठीक है, लेकिन पूरा सिरपुर का पांडु वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की, बाकी लोग परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। ऐसे ही थे महाशिवगुप्त तीवर देव, उन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। तो कथन सत्य परंतु कारण गलत है। डिस्कशन बहुत सारा है, जो इंपॉर्टेंट है वो करते जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंद्रबल ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहां? खरौद में। हाँ बिल्कुल, खरौद को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी। पुराना नाम इंद्रपुर। इंद्रपुर कौन थे? सिरपुर के पांडु वंश के संस्थापक थे, है ना। सरबपुरी वंश के राजा की हत्या कर कर इन्होंने क्या किया था? अपना पांडु वंश का नींव डाला था। ठीक है, तो इंद्रबल ने खरौद में, जिसको इंद्रपुर बोलते हैं, खरौद बसाया और वहां एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर की स्थापना की। किसकी? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, है ना। लक्ष्मणेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बिल्कुल सही, ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। कथन और कारण दोनों सत्य है। अब एक चीज देखिए, एक होता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। क्या? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ये कहां है? खरौद में है। कौन बनाया? इंद्रबल बनाया। किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। एक है लक्ष्मण मंदिर। क्या? लक्ष्मण मंदिर। ये कहां है? ये है सिरपुर में। ठीक है, कौन बनाई? वसाटा बनाई। वसाटा बनाई। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। दोनों ही पांडुवंश काल में बने हैं, है ना। लाल ईंटों से निर्मित पहला मंदिर लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का। दोनों अलग है, लक्ष्मणेश्वर अलग है, लक्ष्मण अलग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां है? कई बार पूछा है, पेटेंट क्वेश्चन था। कहां है? छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय है बिलासपुर में। चलो, पुलिस से 2-4 क्वेश्चन बनाने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, कैसा लगा बताना। ठीक है, इस राज्य की पुलिस प्रशासन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है ना। जो पुलिस प्रशासन है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अब बताइए भाई, जो पुलिस प्रशासन है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना। गृह एवं जेल मंत्रालय के अंतर्गत क्या आती है? राज्य की पुलिस प्रशासन आती है। ठीक है, चलिए, इस राज्य में इस राज्य में किस जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है? कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है? बताइए भाई, कौन सा जेल है? रायपुर जेल, केंद्रीय जेल है रायपुर जेल, है ना। तो रायपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है। दोस्तों, जो आपका आरक्षक का पेपर होने वाला है, पुलिस भर्ती का, जीडी ग्रेड का, सभी ग्रेड का, उसके दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा क्लास चलाए जा रहे हैं मात्र 799 रुपए में।
आपको इसमें रिकॉर्डेड नोट्स मिलेंगे, है ना, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो। और जो भी करेंट अफेयर्स अभी नहीं डला है वो डलेगा। करेंट अफेयर्स हम सबसे लास्ट में कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि 14 को एग्जाम है, लगभग 10 तारीख तक का करंट अफेयर्स हमको प्रिपेयर कराना है, तो वो थोड़ा लास्ट में डलता है। तो सर दोस्तों, कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है। और अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, अपनी तैयारी का धार देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी का लक्ष्य देखना चाहते हैं, तो आप हमारे किसको हाँ, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारा 149 रुपए में है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारे नवीन शिक्षा मंत्री बन गए हैं, कौन? गजेंद्र यादव जी दुर्ग से हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जल्दी वो शिक्षक भर्ती भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका सी टेट सीजी टेट क्लियर नहीं है तो आप उसके लिए भी हमसे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिक्षक भर्ती के सभी वर्गों की क्लास लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, और सबसे बेस्ट कॉल करिए और दिल से दिल का रिश्ता बनाइए। तो दोस्तों, ये सब कोर्स अभी हमारे यहां चलाए जा रहे हैं। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। बिना पढ़े कोई मान मुरव्वत नहीं है, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। फिर पढ़ना तो पड़ेगा, यह चीज याद रखिए। और जितना हो सके अपन यूट्यूब में करवाएंगे, ठीक है। चलो, इस राज्य में ये आपका भी पुलिस विभाग से संबंधित ही चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहां? रायपुर जेल में। मंत्रालय कौन सा आता है? गृह मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में काउंटर टेररिज्म जंगलवार, यह पूछा जाएगा, जंगलवार फेयर स्कूल कहां पर आधारित है? हमारे यहां जंगलवार नक्सलियों से लड़ने के लिए, जंगल में नक्सलियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कहां दी जाती है? जो अभी जितने सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद इनको भेजा जाएगा जंगलवार के लिए, जंगलवार ट्रेनिंग के लिए। 30 दिन 45 दिन जितने का भी ट्रेनिंग होता है, जंगल में रहना है, जंगल में खाना है, जंगल में सरीकर्म करना है, और पूरे लड़ाई का ट्रेनिंग लेना है जंगल में, ठीक है। तो हमारे यहां जंगलवार ट्रेनिंग स्कूल कहां है? हमारे यहां जंगलवार ट्रेनिंग स्कूल है कांकेर में। कहां पे है? कांकेर में, ठीक है। यह पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में जंगलवार ट्रेनिंग स्कूल कहां है? कांकेर में है, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं। राजनांदगांव में पीटीएस राजनांदगांव है। इस राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिदेशक किसके अधीन कार्य करता है? ठीक है, अब देख लीजिए भाई, पुलिस का जो सबसे बड़ा बॉस होगा, आईपीएस, सीनियर आईपीएस, उसको बनाते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। तो पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक किसके अधीन कार्य करता है? तो पुलिस महानिदेशक कार्य करता है गृह सचिव के अधीन। क्यों? क्योंकि पुलिस आती है किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो गृह मंत्रालय का जो प्रशासनिक आदमी है, शासन वाला नहीं, शासन वाला तो मंत्री हो जाएगा, जो प्रशासनिक आदमी है वो होता है गृह सचिव। तो उसके अंतर्गत कौन? पुलिस महानिदेशक काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राज्य में होमगार्ड का मुख्यालय कहां है? अपने यहां भी होमगार्ड की भी भर्ती चली रही है, रिटर्न हो चुका है, ठीक है। होमगार्ड क्या करती है? पुलिस की सहायता करती है शांति व्यवस्था बनाए रखने में, यातायात बनाए रखने में, है ना। तो होमगार्ड का मुख्यालय अपने यहां है रायपुर में। कहां है होमगार्ड का मुख्यालय? रायपुर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है? आप बताइए भाई, छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है? वर्तमान छत्तीसगढ़ में है 14 नगर निगम। कितने? 14 नगर निगम। देखिए, पंचायती राज 3 स्तर की है, पंचायती राज 3 स्तर की है। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। वैसे ही नगरीय निकाय भी 3 स्तर है ना। सबसे पहले क्या आएगा? नगर पंचायत, ठीक है। फिर नगर पालिका, क्या आएगा? नगर पालिका। फिर नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। अब एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? ये नगर पंचायत को इधर डाल देंगे, है ना। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत। आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जहां पहले नगर 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 आएगा वो नगरीय निकाय है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का क्या है? ग्राम, जनपद और जिला, ठीक। तो नगर पंचायत नगर में आता है। हमारे यहां 14 नगर निगम है अभी,
ठीक है, चलिए भैया, बढ़िया क्वेश्चन। इस राज्य में पुलिस प्रशासन के मंत्री कौन है? कौन मंत्री के अंतर्गत हमारे पुलिस विभाग अभी काम कर रहा है भैया, बताइए, कमेंट करके बताइए फटाक से, कौन है पुलिस प्रशासन के मंत्री? तो पुलिस प्रशासन के मंत्री है हमारे उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन? अरे सॉरी, उप मुख्यमंत्री कौन? विजय शर्मा। विजय शर्मा हमारे क्या मंत्री है? गृह एवं जेल मंत्री भी हैं, गृह एवं जेल। तो गृह और जेल विभाग के अधीन ही कौन काम करता है? पुलिस पूरा प्रशासन काम करती है। तो विजय शर्मा है अभी पुलिस के मंत्री, ठीक है। विष्णुदेव साय क्या है? मुख्यमंत्री है। अरुण साव क्या है? उप मुख्यमंत्री। विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री। और टंकराम वर्मा क्या है? उच्च शिक्षा मंत्री हैं अभी। टंकराम वर्मा क्या है? उच्च शिक्षा मंत्री। हमारे यहां शिक्षा मंत्री कौन बने? शिक्षा मंत्री बने गजेंद्र यादव। कौन? गजेंद्र यादव, ठीक है। चलिए, पूरी कहानी हो गई। अब पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री थे टीएस सिंहदेव जी। उसके बाद इस साल दो लोग उप मुख्यमंत्री बने हैं, अरुण साव और विजय शर्मा, जिसमें विजय शर्मा क्या है? पुलिस के भी मंत्री हैं, गृह जेल मंत्री हैं, है ना। तो गृह और जेल विभाग इनके पास है, तो पुलिस का मेन मुख्यमंत्री विजय शर्मा ही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय देश में 19वें क्रम का, कहां का? देश में 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। इस देश में 19वें क्रम का स्थापित उच्च न्यायालय है। क्या ये सही है? हाँ भैया, ये बिल्कुल सही है। हमारा जो राज्य है वो 26वें क्रम का है और उच्च न्यायालय 19वें क्रम का है, ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किसका है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय देश के 19वें क्रम का स्थापित उच्च न्यायालय है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, कथन तो सही है भैया। यह उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पहले ये सही ही मानेंगे इसको, है ना, पहले ये था। अभी झारखंड में नया उच्च न्यायालय बना है। कहां? झारखंड में। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। झारखंड में नया उच्च न्यायालय बना है। यह लगभग 170 एकड़ में फैला है झारखंड का उच्च न्यायालय, ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय 165 एकड़ में फैला है। हमारे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कितने में फैला था? 70 एकड़ लगभग, है ना, ये लगभग 70 एकड़ में फैला था। तो अभी झारखंड सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हो गया क्षेत्र के हिसाब से। कार्य के हिसाब से देखोगे तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अभी हम इसको लेते हैं, मैं बता दिया, झारखंड अभी भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, पहले ये था, ठीक है। तो इसमें क्या, अभी इसमें ये ले लेते हैं, कथन सही है, कारण गलत है। कथन सत्य है, कारण गलत है। इस राज्य की एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट, कई बार पूछा है क्वेश्चन, इससे बनते हैं, पढ़ाई अपने को करनी है, ठीक है। तो इस राज्य की एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट। अब मैं पहले पूरी कहानी बता देता हूं। हमारे यहां राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट है 5। लोकसभा सीट कितनी है अपने यहां? लोकसभा है 11। लोकसभा है 11। क्वेश्चन आएगा टोटल संसदीय सीट, कुल संसदीय सीट बोल दिया, अगर संसदीय सीट बोल दिया तो हमारे यहां कितना है? 16। संसद की कितनी सीट है? 16। राज्यसभा 5, लोकसभा 11, संसदीय सीट 16 है। अब इसमें लोकसभा में, है ना, अनारक्षित कितना है? अनारक्षित सीट कितना है? अनारक्षित सीट है आपका 6। अनारक्षित सीट कितना है? 6, ठीक है। उसके बाद एस सी अनुसूचित जाति सीट कितना है? अनुसूचित जाति सीट है एकमात्र, एकमात्र, और वो भी कौन सा है? जांजगीर चांपा। कई बार पूछा है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? जांजगीर चांपा। और अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एससी, है ना, एससी के लिए एकमात्र है जांजगीर चांपा। अनुसूचित जनजाति एसटी, एसटी के लिए है 4, है ना, 6 और एक 7, 4, 11 सीट हो गई।
अब ये 4 कौन कौन सी है? 4 है आपका कोरबा, है ना, रायगढ़, कोरबा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर। कोरबा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट है 5। राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता। लोकसभा में कितनी सीट है? 11। ठीक है, तो लोकसभा में 11 सीट है, जिसमें अनारक्षित है 6, एससी के लिए है 1 जांजगीर चांपा, एसटी के लिए 4 है कोरबा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर। याद रखना, लोकसभा में केवल एसटी और एससी को आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में केवल एसटी और एससी को आरक्षण दिया है, ओबीसी को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सीटों का। और विधानसभा सीट कितनी है अपने यहां? विधानसभा सीट है 90। तो एकमात्र एससी सीट कौन सी है? जांजगीर चांपा है। इस राज्य में अभी अधिकतम कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। यह क्वेश्चन अभी विवाद में चल रहा है, इसीलिए इसको मैंने समाहित किया है। ठीक है, पूरी कहानी इसकी थोड़ी लंबी जाएगी, तो इसकी कहानी सुन लो भैया। कहानी बोले 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, 51वां संविधान, 91 जी, 51वां बोल रहा हूं, 91, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब? 2003। कब? 2003। इसके द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। किसको मिलाकर? मुख्यमंत्री को मिलाकर। ठीक है, मिलाकर। 91 संविधान संशोधन बहुत पूछता है। 91 संविधान संशोधन 2003 कहा गया मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन मतलब विधानसभा और लोकसभा, उसके कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री को मिलाकर 15%। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट कितनी है? 90, और इसका 15 निकालोगे तो कितना होगा? 90 का 10, 9, और 9 का आधा 4.5। ठीक है, तो 9 4 कितना हो गया? 13.5। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 13, क्योंकि एक आदमी को 20 से काटेंगे तो मंत्री नहीं बनेगा, वो मर जाएगा। तो अधिकतम सदस्य संख्या होती है 13। पर अभी अभी क्या हुआ? 2003 से हमारे यहां निर्वाचित मुख्यमंत्री है। इस साल कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले क्या हुआ? हमारे यहां टोटल मंत्री कितने बन गए? 14। टोटल मंत्री कितने बन गए? 14। और यह कहा गया सरकार की ओर से कि हम 13.5 को 13 नहीं ले रहे हैं, हम 13.5 को 14 ले रहे हैं, इसीलिए हम 14 मंत्री बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहां अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 13। अब यही काम कहां हुआ है? हरियाणा में। यही काम हुआ है हरियाणा में। वहां भी 90 थे। 90 का कितना होना चाहिए? 15%, और यह होना चाहिए 13। तो हरियाणा वाले भी 14 बना दिए, और वहां की हाई कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है जो विचाराधीन है। अगर कोर्ट बोलेगा कि आप 13 मंत्री बना सकते हो तो एक मंत्री को त्यागपत्र दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी चल रहा है। हमारे यहां 14 मंत्री बना दिए, लेकिन बना कितना सकते हैं? 13। इनका कहना है 13.5 को हम 14 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। तो इस राज्य में मुख्यमंत्री को मिलाकर कितना? मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 13। लेकिन वर्तमान में अभी 2 दिन पहले 3 लोगों को और शपथ दिलाए और कितने कर दिए हैं? 14। क्यों? क्योंकि 90 का 15% 13.5 होता है, जिसको हमने 14 मानना चालू कर दिया है। सेम ऐसी केस हुआ था कहां? हरियाणा में, जो अभी केस चल रहा है। अब कई राज्यों में, जैसे गोवा में 40 सीट है मेरे ख्याल से, अब 40 का
40 का आप 15% निकालोगे, ठीक है, 40 का आप 15% निकालोगे, है ना, ठीक, तो कितना आएगा, 4 2 6, ठीक है, तो 6 लोग क्या मंत्री बन पाएंगे, नहीं। तो जहां पे सदस्य संख्या बहुत कम है वहां न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, मुख्यमंत्री सहित 12, है ना, न्यूनतम कितने होंगे, मुख्यमंत्री सहित 12, अधिकतम कितने होंगे, निचली सदन का 15% मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। तो गोवा में 12 हो सकते हैं, जबकि वहां तो 40% निकालोगे तो कम आ रहा है, तो वहां पे काम को देने के लिए, बांटने के लिए 12 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। इसमें यही कहा गया है कि 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा न्यूनतम मंत्री परिषद की संख्या होगी 12, राज्यों में न्यूनतम मंत्री परिषद की संख्या होगी 12 और अधिकतम होगी विधानसभा का 15%, ठीक है। चलिए, इस राज्य में प्रोटीन नहीं, प्रोटेम है, ये क्या है, ये प्रोटेम, प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इस राज्य में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। क्या होता है, जब चुनाव होता है, चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद, है ना, विधानसभा की पहली बैठक तक जो आदमी पहले विधानसभा अध्यक्ष था वही पद पर रहता है, ठीक है, वही पद पर रहता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद कभी खाली नहीं होता। तो शपथ ग्रहण, विधानसभा अध्यक्ष जब शपथ ग्रहण करता है उस दिन से जब तक नया अध्यक्ष ना आ जाए तब तक वो पद पर रहता है, ठीक है। तो जब विधानसभा का चुनाव होगा, चुनाव हो गया, सब चीज हो गया, पहली बैठक होगी, तब तक पद पर कौन रहेगा, पुराना विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल क्या करेगा, एक प्रोटेम अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा, प्रोटेम अस्थायी स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त करता है, जो सबसे अनुभवी हो, मतलब जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत के कहां आया हो, विधानसभा आया हो, जिसका विधानसभा में बैठने का अनुभव सबसे ज्यादा हो, उसी आदमी को क्या करेगा, वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। तो जो पुराना विधानसभा अध्यक्ष है वो अस्थायी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को पद दे देगा, ठीक है, वो चले गया, प्रोटेम स्पीकर को पद दे दिया। तो प्रोटेम स्पीकर बिना शपथ लिए तो काम नहीं करेगा, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। अब प्रोटेम स्पीकर शपथ ले लिया, मतलब वो काम कर सकता है, तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, अब स्पीकर का चुनाव करवाएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाएगा। अब जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, जो ओरिजिनल में स्पीकर का चुनाव जीता है उसको पद देगा और हट जाएगा। फिर ये जो ओरिजिनल का स्पीकर है ये लास्ट तक ऐसे ही बने रहेगा जब तक नया चुनाव ना हो जाए। तो प्रोटेम स्पीकर का दो काम है, एक नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, जब तक शपथ नहीं लेंगे विधानसभा भवन में बैठ नहीं सकते, किसी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते, तो शपथ दिलाना और उसके बाद क्या, अध्यक्ष का चुनाव करवाना, है ना, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, ये दो काम है प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। किसको बनाते हैं, सबसे अनुभवी आदमी को, है ना। इस राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, इस राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है दुर्ग, कौन सा है, दुर्ग। चलिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया थान ताप विद्युत गृह, भैया थान ताप विद्युत गृह, भैया थान ताप विद्युत गृह कहां पर स्थित है, भैया थान ताप विद्युत गृह, बहुत पूछा है ये। भैया थान ताप विद्युत गृह है आपका सूरजपुर में, कहां, सूरजपुर में, और यहां कितना बिजली बनता है, 1320 मेगावाट। भैया थान ताप विद्युत गृह सूरजपुर 1320 मेगावाट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ये कहां स्थापित है, ये बहुत फेमस पावर प्लांट है भैया, इसको बहुत बार अवार्ड मिला है ना, ये बहुत फेमस पावर प्लांट है, इसको बहुत मतलब छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा पावर प्लांट है जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, हमारे आजाद भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, इसीलिए इनका नाम, इस विद्युत गृह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे रखा गया है।
और विशाखापट्टनम बंदरगाह का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे किस बंदरगाह का नाम रखा गया है? कांडला बंदरगाह का। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कहां स्थापित है? कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, कोरिया, बिलासपुर। तो याद रखना कोरबा पूर्व को ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह बोलते हैं। अब कोरबा में कैसे चलता था देखो, एक था कोरबा फर्स्ट, फिर कोरबा सेकंड, फिर कोरबा थर्ड, है ना। अब उसके बाद कोरबा पूर्व, सब में कोरबा पूर्व फर्स्ट, कोरबा पूर्व सेकंड, कोरबा पूर्व थर्ड, ये तीन थे। इसके बाद एक और था कोरबा पूर्व, ये थर्ड के बाद जो बना उसका नाम रख दिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वर्तमान में बंद हो गया है, तीनों वर्तमान में क्या हो गया? बंद, डीकमीशनिंग कर दिया, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। कोरबा फर्स्ट जो था वो जापान के सहयोग से बनाए थे अपन, फिर ऐसे ही अपन कोरबा पूर्व फर्स्ट, कोरबा पूर्व सेकंड, कोरबा पूर्व थर्ड तक गए, फिर जो कोरबा पूर्व बनाया उसका नाम रख दिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कोरबा पूर्व ही क्या है आपका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वर्तमान में ये तीनों बंद हो गया है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट। कब से संचालित है? 2007 से। ठीक है। कोरबा पूर्व 1 2 3 वर्तमान में बंद हो गया है। जो कोरबा पूर्व एकमात्र बचा है उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 500 मेगावाट, 2007 से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जी, कई बार पूछा है। इस राज्य की एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है ना? लॉ यूनिवर्सिटी, विधि, लॉ मतलब होता है विधि, विधि मतलब होता है कानून, LOV नहीं, LAW लॉ। ठीक है, लॉयर वाला लॉ। लॉयर वाला लॉ। ठीक है। तो हमारे यहां एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, रायपुर में है ये। और ये जो हिदायतुल्लाह कौन थे जी? ये चीफ जस्टिस ऑफ CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी कहानी सुनिए। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने क्या किया? एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया है। क्या हुआ है ना, जाकिर हुसैन जी मर गए, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई। जाकिर हुसैन जी, हाँ, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी बोले कि अब मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, तो वीवी गिरी जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। माननीय राष्ट्रपति क्या हो गए? स्वर्ग सिधार गए। माननीय उपराष्ट्रपति इस्तीफा देके क्या बोले? अब मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। अब ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का पद कौन निर्वहन करता है? फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसी समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी। ठीक है। तो एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, राष्ट्रपति के पद का क्या किया है? निर्वहन किया है। कैसे? बिना चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही क्या करता है? राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। यहां तक हो गया। और जब ये राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे न्यायाधीश लोग, तो वो पूरी तरह राष्ट्रपति जैसे ही रहेंगे, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता शपथ सब लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हिदायतुल्लाह जी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़के उपराष्ट्रपति भी बने। तो हमारे यहां राज्य की एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? हिदायतुल्लाह के नाम पर, है ना। जैसे आपके IIT IIM है, वैसी लॉ के लिए बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। पूरे भारत में 16-17 कॉलेज होंगे लॉ के, और यहां जो पढ़ते हैं उन लोग क्या मोस्टली जज या सुप्रीम कोर्ट के वकील बनते हैं। ठीक है। चलो, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत नामी है भी हमारा लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला देख लेते हैं।
छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है जी? छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय यह है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, यह कब बना? 2009 में बना। केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? 2009 में। और पहले यह क्या था? बिलासपुर विश्वविद्यालय बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? बिलासपुर विश्वविद्यालय बोलते थे। ठीक है, और बाद में इसको क्या बना दिए? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय कब बना? 2009 में। राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसको A++ नैक की ग्रेडिंग मिली है, राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसको A++ नैक की ग्रेडिंग मिली है। एडीआई का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो हमारे यहां छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास, प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर। ठीक है, और बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। यहां तक हो गया। हमारे यहां एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। हमारे यहां एकमात्र कला और संगीत का विश्वविद्यालय है इंदिरा कला विश्वविद्यालय। ठीक है, हमारे यहां सामान्य शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ठीक है, चलो, इस राज्य में बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बताइए भाई, बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा कहां पे? तो भैया नया हवाई अड्डा बना बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा। कहां? चगरभाटा बिलासपुर में बना है। और हमारे यहां है ना एकमात्र हवाई अड्डा जो पहले से था वो कौन सा था? आपका स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां? रायपुर में है। ठीक है, चलिए, इस राज्य में बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा कहां है? चकरभाटा बिलासपुर में। अंबिकापुर में क्या है? अंबिकापुर में है दरीमा हवाई पट्टी। ये पूछा है, दरीमा हवाई पट्टी ये कहां है? अंबिकापुर में है। वहां पे केवल रनवे है, वहां रात को जहाज नहीं उड़ सकता, लेकिन आपके स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रात को भी फ्लाइट उड़ सकता है। ठीक है, बिलासाबाई केवटीन चकरभाटा बिलासपुर में है। चलो, इस राज्य में कोयले का उत्पादन गोंडवाना सेल समूह से होता है। आपको पता है भैया, कोयले का उत्पादन गोंडवाना सेल समूह से होता है। गोंडवाना से क्या निकलेगा? कोयला। ठीक है, धारवाड़ से क्या निकलेगा? धारवाड़ से निकलेगा लोहा। ठीक है, कडप्पा से क्या निकलेगा? कडप्पा से चूना पत्थर। क्या निकलेगा? चूना पत्थर। ठीक है, बॉक्साइट से क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम। तो गोंडवाना जो है वो कहां है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, धारवाड़ लोहा कहां है? दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। और चूना पत्थर कहां है? मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हमारे यहां जितने कोयले की खान है वो ऊपर है, जितने लोहे की खान है वो ऊपर है, और जितने चूने पत्थर की खान है वो बीच में है, महानदी बेसिन में। ठीक है, तो इस राज्य में कोयले का उत्पादन गोंडवाना सेल से होता है। हाँ, होता है। इस राज्य में है ना, इस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन लिग्नाइट कोयले का होता है। गलत, हमारे यहां लिग्नाइट कोयला नहीं होता। हमारे यहां कौन सा कोयला होता है? बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस कोयला निकलता है। ठीक है, तो कथन सही है और कारण गलत है। कथन सत्य है और कारण गलत है। कोयले का पूछता है भैया, कोयले का मैं बता दूं प्रकार। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 90% तक होती है, बहुत देर तक जलता है, इसमें जल वाष्प कम रहता है, इसलिए धुआं भी कम देता है। लोहा गलाने के लिए इसको उपयोग करते हैं, है ना, एंथ्रेसाइट। उसके बाद बी से बिटुमिनस। बिटुमिनस ये सेकंड नंबर का कोयला है, इसमें 70-75% तक कार्बन रहता है ना, और ये मुख्यतः ताप विद्युत गृह में प्रयोग होता है। उसके बाद होता है बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। उसके बाद लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। ये उससे और निम्न कोयला होता है, लगभग 50% तक कार्बन होता है। ठीक है, उसके बाद पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला, इसमें 40% तक कार्बन होता है, सबसे घटिया कोयला, है ना, इसी को बोलते हैं भूरा कोयला। पीट कोयला को क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। ठीक है, चलिए, ये हो गया। तो हमारे यहां कौन सा कोयला निकलता है? बिटुमिनस निकलता है, लिग्नाइट नहीं निकलता। कथन सत्य है, कारण गलत है।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। हाँ भैया, हमारे यहां बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, खासकर आपका केशकाल घाटी पूरे साल वन है। और इस राज्य में साल वनों का प्रतिशत 40.56 है। बिल्कुल सही, हमारे बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। साल हमारे राजकीय वृक्ष है, सोरिया रोबोस्टा। ठीक है, उसके बाद इसमें साल वनों का प्रतिशत कितना है? 40.56। ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है ना। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। प्रतिशत पूछता है, साल वन का प्रतिशत कितना है हमारे यहां? साल वन का प्रतिशत है 40.56%। मोस्ट इंपॉर्टेंट सागौन, सागौन वन का प्रतिशत 9.42%। उसके बाद मिश्रित वन, मिश्रित वन अपने यहां कितने हैं? मिश्रित वन है 43.52%। 43.52% मिश्रित वन है। यह पूछा जाता है। साल वन 40.56, सागौन 9.42 और मिश्रित 43.52। हमारे यहां वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। वन आवरण और वृक्ष आवरण में तीसरा स्थान है, यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? हमारे यहां एकमात्र पशु विश्वविद्यालय है, कहां? अंजोरा में। कहां? दुर्ग के अंजोरा में। नाम क्या है? कामधेनु पशु विश्वविद्यालय। क्या? कामधेनु, धेनु पशु विश्वविद्यालय। ठीक है, पशु विश्वविद्यालय। नाम है दाऊ वासुदेव चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। कहां है? अंजोरा, दुर्ग में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? बताइए। गुप्तेश्वर जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात है आपका सबरी नदी पर, कोलाब नदी बोलते हैं इसको। ठीक है, गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर, कोलाब नदी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिहंद नदी पर कौन सा जलप्रपात है? रिहंद नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात है। कौन सा? रक्सगंडा जलप्रपात। इंद्रावती नदी पर कौन सा है? सात धारा, सात धारा और चित्रकोट। ये तो पूछता ही है। चित्रकोट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंद्रावती। भारत का नियाग्रा कहते हैं चित्रकोट को। अभी अगर आप जाओगे बस्तर जगदलपुर चित्रकोट देखने, तो आपको चारों तरफ पानी पानी गिरेगा, और जब पानी गिरता है ऊपर से नीचे तो पानी हवा के जैसे उड़ता है, और उसमें जब रंगीन लाइट जलती है तो और जबरदस्त दिखता है। ठीक है, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सा है? सबरी नदी पर है, रिहंद पर रक्सगंडा, इंद्रावती नदी पर सात धारा और चित्रकोट जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद इसी रिहंद नदी पर कहां? उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ सागर पंत रिहंद परियोजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राज्य में रविशंकर जलाशय की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? अब रविशंकर जलाशय किसको बोलते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। रविशंकर जलाशय की स्थापना हुई है 1978-79 में। इसका नाम है गंगरेल बांध। अभी बहुत अच्छा घूमने लायक समय है। गंगरेल बांध कौन सी नदी पर? महानदी पर। महानदी की सबसे बड़ी परियोजना है। यह है राज्य का सबसे लंबा बांध, राज्य का सबसे लंबा बांध है ना, 1380 मीटर। ठीक है, 1380 मीटर। ठीक, ये हो गया। तो गंगरेल बांध को क्या बोलते हैं? रविशंकर जलाशय। ठीक है, उसके बाद 1978-79 में बना है गंगरेल बांध, इसका नाम है। महानदी पर बना है, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, यहीं से पानी आता है कहां? बीएसपी में, तांदुला, और यहां से पानी आता है बीएसपी प्लांट में। यहां तक हो गया। उसके बाद यहां कितना मेगावाट जल विद्युत का क्षमता है? 10 मेगावाट जल विद्युत का क्षमता है। ठीक है, 2.5 का 4 इकाई है, तो 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है गंगरेल बांध में। ठीक है, चलिए कब से? 2004 से, 2004 से जल विद्युत का यहां उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, ये हो गया आपका रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध का। उसके बाद
120 मेगावाट किसमें निकलता है? हसदो बांगो में। किसमें? हसदो बांगो की जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट। ठीक है, कौन सी नदी पर? हसदेव नदी पर, कोरबा में। उसके बाद 7 मेगावाट सीकासार परियोजना की क्षमता कितनी है? सीकासार की परियोजना है 7 मेगावाट। यहां पे 120 में 40 की 3 इकाई है ना, यहां 3.5 की 2 इकाई है। तो हसदो बांगो में 120 मेगावाट और सीकासार में 7 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। गंगरेल बांध में 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, सीकासार परियोजना कौन सी नदी पर? पैरी नदी पर। कौन सी? पैरी नदी पर। चलिए, इस राज्य का प्रथम बांध कौन सा है? हमारे यहां छत्तीसगढ़ में प्रथम बांध कौन सा बना था जी? हमारे यहां छत्तीसगढ़ में प्रथम बांध बना था रुद्री पिकअप वियर। रुद्री पिकअप वियर जिसको बोलते हैं रुद्री बांध। रुद्री पिकअप वियर, रुद्री बांध कब? 1912-15 में बना है ये। 1912-15 में। कहां? धमतरी में। कहां? धमतरी में। ठीक है, कौन सी नदी पर? महानदी पर। महानदी पर रुद्री बांध। ठीक है, गंगरेल भी महानदी पर, हसदो बांगो हसदो नदी पर, तांदुला तांदुला नदी पर। चलो, अब आज गया आपका इंडिया जीएस। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहां गुजारे? है ना, पूछा जाता है कौन मौर्य वंश का राजा था जो अंतिम समय में क्या हुआ? जैन धर्म अपना लिया। क्या? जैन धर्म अपना लिया। ठीक है, अशोक क्या अपनाया? बौद्ध धर्म। है ना, बिंदुसार, बिंदुसार क्या अपनाया? आपका आजीवक संप्रदाय, भागवत धर्म। ठीक है, तो एक ही धर्म, एक ही वंश के देखो अलग अलग धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और अपना अंतिम समय काटा श्रवणबेलगोला में। कहां? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। कर्नाटक में। ठीक है, हुआ क्या अंतिम समय में? ये किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। जैनी गुरु भद्रबाहु के साथ कहां चले गए? कर्नाटक चले गए और वहीं श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय काटा। और इनकी मृत्यु, इनके निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ? संलेखना पद्धति से। है ना, संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिए। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये पूछा जाता है कौन मौर्य राजा अंतिम समय में जैनी बन गए? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कहां इन्होंने अपना शरीर त्यागा? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से काटा है। किसके साथ गए थे वहां? भद्रबाहु के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित नाटक के लेखक कौन है? आपको पता है ना, हर्षचरित्र कौन लिखा है? बाण भट्ट। बाण भट्ट किसके? हर्ष के, हर्षवर्धन के। है ना, हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 नाटक लिखे हैं। क्या? हर्षचरित्र, इसमें पूरा हर्षवर्धन की कहानी बताई गई है उसी के समय की। और कादंबरी, ये दोनों नाटक कौन लिखा है? हर्षचरित्र और कादंबरी कौन लिखा है? बाण भट्ट। बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? वेन सांग आया था। ठीक है, महामोक्ष परिषद में हिस्सा लेने, वेन सांग। ठीक, उसके बाद हरिसेन किसके थे? हरिसेन क्या लिखे हैं? प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं। क्या? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। है ना, कौन? हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं। कालिदास किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय में थे कालिदास। ठीक है, क्या लिखे हैं? मेघदूतम, अभिज्ञान संतुलम, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सब लिखे हैं। और भी बहुत से हैं। तो हर्षचरित के कौन है? बाण भट्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन
तुगलक ने प्रयास किया। ठीक है, ये बहुत विद्वान शासक था, ये बहुत विद्वान शासक था, लेकिन इसकी योजना नहीं चल पाई। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते हैं? रक्त पिपासु, है ना, रक्त पीने वाला, जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया ये। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, ये होली पर्व भी मनाता था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़े दागना और नगद वेतन देना का प्रारंभ कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिरोज तुगलक क्या किया था? है ना, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला फिरोज तुगलक था। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, राजधानी का स्थानांतरण किया और सांकेतिक मुद्रा चलाया। तीनों योजना इसकी फेल हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय अभियान के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। यह सब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। और अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। ठीक है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेरोजी, है ना, दादा भाई नेरोजी। कब? 1892 में। कहा? फिंसवरी से। 1892 में फिंसवरी से चुनाव जीते थे। फिंसवरी क्षेत्र से लिबरल पार्टी से चुनाव जीतकर कहां पहुंचे थे? ब्रिटिश संसद पहुंचे थे दादा भाई नेरोजी। इनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेरोजी। इन्हें ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की थी। इन्होंने धन निकास का सिद्धांत, क्या? धन निकास, कैसे अंग्रेज हमारे धन को ले जाकर अपना फायदा कर रहे हैं, धन निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल। इसी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल कौन लिखे? दादा भाई नेरोजी लिखे। इसी में इन्होंने धन निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1892 में फिंसविरी से ये चुनाव जीते थे और ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बने थे। चलो, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो कौन से दर्पण वस्तु से छोटी उसकी छवि बनाता है? ठीक है, तो इसमें आएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वस्तु की हमेशा कैसी छोटी छवि बनाएगा, है ना। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां होता है? गाड़ी के मिरर में, गाड़ी के मिरर में, है ना, पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, ताकि पीछे सब चीज दिखी जा सके। और मिरर में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु की छोटी प्रतिबिंब बनाता है ना, सीधी बनाएगा और आभासी बनाएगा। वस्तु की छोटी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। ठीक है, तो गाड़ी का मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण, ताकि पीछे का बहुत सा चीज देख सकते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण किस लिए? दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, ताकि सब चीज बड़ा बड़ा देख सके। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। मृचिका, मृचिका का एक उदाहरण है मृग मृचिका, है ना, मिराज। मृग मृचिका क्यों बनता है? क्या होता है, जब आप गर्मी में देखोगे तो बहुत दूर देखोगे तो ऐसे पानी जैसे लहर दिखते रहेगी, गर्मी में दिखेगा आपको मृग मृचिका, है ना। ऐसे दूर देखोगे तो पानी जैसा लहर दिखेगा कि वहां पानी है, कुछ है, हिल रहा है। जबकि वहां जाओगे तो पानी नहीं होगा। जानवर लोग वही देख के जाते हैं कि वहां पानी है,
और उनको पानी नहीं मिलता, वो मृग मृचिका का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही गर्मियों में जब पटरी गर्म होती है, वहां का वातावरण गर्म होता है, तो वहां भी मृग मृचिका बनती है। फिर गाय भैंस लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि वहां पानी आ जाएंगे और ट्रेन से ठुका जाते हैं, ठीक है, ट्रेन से कट जाते हैं, तो मृग मृचिका से पानी होने का भय आभास होता है, लेकिन वहां पानी होता नहीं, तो मृग मृचिका क्यों बनती है, मृग मृचिका बनती है आपका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग मृचिका क्यों बनती है, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है और वहीं घूमते रहती है, और यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है, ठीक है, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। तो मृग मृचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो, रेडियो तरंगे, हमारे जो मोबाइल, टीवी और ये सब की जो रेडियो तरंगे है वो कौन से मंडल में चलती है, हमारी मोबाइल, टीवी, ये सब की रेडियो तरंगे कौन से मंडल में चलती है, आपको पता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना। तो मैं बता दूं कि देखो, हमारे जो रेडियो तरंगे है, वायरलेस तरंगे, फ्रीक्वेंसी मोड है, ये सब चलते हैं आयन मंडल पर। किसमें, आयन मंडल पर। पृथ्वी का सबसे, वायुमंडल का निचला परत क्या होता है, क्षोभ मंडल। निचला परत क्या होता है, क्षोभ मंडल। यहां क्या होता है, यहां पूरी वायुमंडली घटनाएं होती है, वायुमंडली घटनाएं होती है। यहीं क्या होगा, बादल बनेगा, यहीं बिजली चमकेगा, यहीं पानी गिरेगा, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पाया जाता है, ओजोन परत। क्या पाया जाता है, ओजोन परत, है ना। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, और समताप मंडल में कोई भी वायुमंडली घटनाएं नहीं होती, यहां पानी नहीं गिरेगा, बिजली नहीं चमकेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वायुयान, हवाई जहाज कहां उड़ता है, समताप मंडल पर। समताप मंडल पर ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन ये एक हल्की नीली गैस है जिसका सूत्र है O3, है ना। ओजोन परत सर्वाधिक मोटा है ध्रुवों पर और सबसे पतला है भूमध्य रेखा पर, और जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को क्या करता है, क्षय कर रहा है, जिससे क्या होती है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है और हमको नुकसान पहुंचाती है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना सम्मेलन किससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन क्या है जी, पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक। क्या है, एंटीबायोटिक, है ना। अगर आपको कोई वायरस पकड़ लिया है तो आपको ये एंटीबायोटिक लगाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, आपको उस वायरस से लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक जिसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। किसकी, चेचक के टीके की। और लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, रेबीज के टीके की। किसकी, रेबीज, जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। दिल्ली में NCR से पूरे कुत्तों को निकाला जा रहा है। क्यों, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, जिसको रेबीज बोलते हैं। आदमी कुत्ते जैसा व्यवहार करता है और फिर उसका कोई बचाव नहीं है, वो मर जाता है। तो रेबीज के इंजेक्शन की खोज की किसने, लुई पास्चर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। और लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण, किसकी, पाश्चुरीकरण की भी खोज की है ना। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की भी खोज की है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, किसी भी खाद्य पदार्थ, वस्तु, द्रव को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने से उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और वो खाने योग्य हो जाता है, और उसको ज्यादा दिन तक आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो क्वेश्चन आता है, दूध में से बैक्टीरिया कैसे मारते हैं, पाश्चुरीकरण के कारण। इसीलिए दूध को गर्म करके पीते हैं। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो बहुत कम हो जाए, शायद इसीलिए, है ना। जो बैक्टीरिया है दूध में हानिकारक, वो मर जाए, उसी के लिए क्या करते हैं, दूध को गर्म करके ठंडा करने की विधि पाश्चुरीकरण है, ठीक है। लुई पास्चर ने रेबीज की
एडवर्ड जेनर चेचक की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की। पशुओं में पैर और मुख का रोग किसके कारण होता है? फुट एंड माउथ डिसीज। फुट एंड माउथ डिसीज किन पशुओं को होता है? जो जुगाली करते हैं और जिनके खुर होते हैं और उनके खुर दो हिस्सों में बटे होते हैं, उनको होता है फुट एंड माउथ डिसीज। तो ये होता है वायरस के कारण। क्या होता है? फुट एंड माउथ डिसीज में पशुओं के मुंह में पूरा छाला हो जाएगा, वो खाना छोड़ देंगे, उनका जो खुर है वो गलना चालू हो जाएगा, वो लगड़े हो जाएंगे, बहुत तेज बुखार होगा, वो कमजोर हो जाएंगे और फिर मर जाते हैं। बहुत बड़ी महामारी है ये फुट एंड माउथ डिसीज, इसको बोलते हैं खुरहा चपका। ठीक है, तो ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। ऊंट को और घोड़े को फुट एंड माउथ डिसीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊंट का खुर नहीं होता और घोड़ा जुगाली नहीं करता। जुगाली करने वाले पशुओं को होता है ये, है ना। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? बताइए भाई, किस्कोग्राफ, है ना। किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था आपका कौन? जगदीश चंद्र बसु ने। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने। इसका उपयोग क्या है? पौधों की वृद्धि नापने के लिए। किसको? पौधों की वृद्धि को नापने के लिए, वृद्धि को मापने के लिए। किस्कोग्राफ किसने बनाया? जगदीश चंद्र बसु ने। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर मतलब क्या होता है? आप ही पे टैक्स लगेगा और आप ही को टैक्स पटाना पड़ेगा। तो आयकर ऐसा टैक्स है जो जिस आदमी पे लगता है वही पटाता है। तो आयकर आपका क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है ना। और ये क्या है? प्रगतिशील कर है। ये भी पूछा जाता है। क्या है? प्रगतिशील कर। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील कर। और आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, जिसके ऊपर लगता है वही देगा। लेकिन मनोरंजन कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर। मनोरंजन कर, आप थिएटर में जाओगे मूवी देखने, टैक्स किसके ऊपर लगता है? थिएटर वालों के ऊपर। लेकिन वो टैक्स का पैसा किससे लेता है? आपसे लेता है। ठीक है, टैक्स किसके लगेगा? थिएटर वालों पर, और टैक्स का पैसा लेगा आपसे। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। मॉल गए हो ना, मॉल गए हो तो टिकट लेते हो, टिकट लेते हो तो उसमें देखना आपका 9% जीएसटी लगे रहता है, 18%, 9% एसजीएसटी और 9%, हाँ 9% स्टेट जीएसटी और 9% सेंट्रल जीएसटी। तो वो जीएसटी का पैसा कौन को किसको देना चाहिए? थिएटर वाले को। लेकिन देता कौन है? आप। तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जीएसटी क्या है जी? जीएसटी अप्रत्यक्ष करों का समूह है ना। अप्रत्यक्ष करों को हटाकर जीएसटी लाया गया है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोल्ड डोनाल्ड मॉडल, और इसमें किसमें ध्यान दिया गया था? कृषि में। किसमें? कृषि में। तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना, पीसी महाबनोलिस मॉडल पर। किस पर? पीसी महाबलोनिस का दो टूक सेक्टर पर, दूसरी इस पे आधारित थी। पीसी महाबलोनिस का दो टूक सेक्टर मॉडल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का संबंध किससे है? नाबार्ड एक बैंक है, और किस टाइप का बैंक है? विकासात्मक बैंक है। नाबार्ड विकासात्मक बैंक है। किसका विकास करता है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करता है। कृषि और ग्रामीण विकास करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है ना। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 82 को। कब? 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड में किसका पूंजी लगा है? नाबार्ड जब बना तो इसमें आरबीआई और केंद्र सरकार का पैसा लगा था, लेकिन वर्तमान में पूरा पैसा अभी केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का बैंक है। चलो, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं? अगर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसका फॉन्ट बदलना है या स्टाइल बदलना है, तो कहां जाओगे? फॉर्मेट में जाओगे। कौन से मेनू में जाओगे? फॉर्मेट में जाओगे। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में जाके फॉन्ट और स्टाइल आप बदल सकते हो। हॉटबॉट निम्न का उदाहरण है। हॉटबॉट, हार्ड बाट है इसका, है ना, हॉट बॉट है ये, ऐसे बा आएगा। हॉटबॉट,
हॉटबॉट क्या है जी? वेब गेम, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन। तो हॉटबॉट है क्या? सर्च इंजन। हम इंटरनेट पर सूचना को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सर्च इंजन। गूगल, गूगल, हाँ, अल्टाविस्टा, डक डक गो पूछा है, डक डक गो, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। चलो, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम शक्ति कितनी, अधिकतम सीट कितनी है? यहां शक्ति हो गया, अधिकतम सीट कितनी है? जब संविधान बना था तो लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी थी जी? इस पर चलेगा कहानी। जब संविधान बना था तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या थी 552। कितनी थी? 552। पर 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन, ठीक है, 104 संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय, भारतीय समुदाय का मनोनयन बंद हो गया, मनोनयन हटा दिया गया। पहले क्या होता था? राष्ट्रपति, पहले होता था राष्ट्रपति अनुच्छेद, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व ना होने पर दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को क्या करते थे? मनोनीत करते थे। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति कहां? लोकसभा में मनोनीत करते थे। ठीक है, लोकसभा में मनोनीत करते थे। आंग्ल भारतीय समुदाय कौन? वो लोग जो जिनके माता पिता या तो भारतीय थे एक जन, और एक जन विदेशी था। अब अंग्रेज गए तो बहुत से अंग्रेज यहां रह गए, उन लोग को भी भारत की नागरिकता मिल गई, भारतीयों से विवाह किए तो उनको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। ठीक है, तो अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था तो अनुच्छेद 331 के द्वारा, है ना, लोकसभा में राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करता था। और यह मनोनयन वाला जो प्रावधान है, किसमें? संविधान संशोधन 104 द्वारा यह मनोनयन हटा दिया गया, है ना। 104 संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को बुलाया जाता था, और अनुच्छेद 333 के द्वारा, अनुच्छेद 333 के द्वारा विधानसभा में, कहां? विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को बैठाता था। तो ये दोनों प्रावधान 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो दो संख्या कम हो गई। तो जब संविधान बना तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? 552। और वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वर्तमान में 550। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो ये दो लोगों को बैठाने का प्रावधान था, इनको 104 संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया, है ना। विधानसभा में एक लोगों को बैठाते थे, लोकसभा में दो लोगों को बैठाते थे। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550, जिसमें 530 कहां से आएंगे? राज्य से आएंगे, और 20 सदस्य कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। ठीक है, यह कहानी हो गई खत्म। उसके बाद 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या ये जितनी 500 और वर्तमान में कितनी है? 543। कितनी? 543। ठीक है, 545 थी, अधिकतम कितनी थी? 552। कहानी समझिए, अधिकतम कितनी निश्चित की गई? 552, जिसमें से दो लोगों का मनोनयन हटा दिया गया। कितना बचा? 550। ठीक है, अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। कितनी? 545, जिसमें से 543 लोग क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, चुनाव जीतकर आते हैं, और दो लोग क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। पर यह आंग्ल भारतीय वाला कॉन्सेप्ट 104 संविधान संशोधन के द्वारा खत्म हो गया। तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, और ये 543 पूरे चुनाव जीतकर आते हैं। मनोनयन अब
समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अधिकतम कितनी हो सकती है? 550, वर्तमान में 543। और ये कब तक फिक्स रहेगा 543? 2026 तक। 2026 के बाद लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक स्थिर रखने का प्रावधान किया गया था। 2026 के बाद जब जनगणना होगी तो लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए नया भवन भी बना लिया गया है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद हमारे देश में चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान करता है? तो सीधा सीधा पूछ रहा है निर्वाचन आयोग, अभी खूब फेमस है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 तक है। संविधान के भाग 15 में, किसमें? संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है? निर्वाचन आयोग। और यह निर्वाचन आयोग क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव करवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? पंचायती राज और नगरीय निकाय, इसका चुनाव करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग। उसके बाद क्या बना? सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन, वो करवाता है सहकारी निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। आप लोग वोट कब कौन से अनुच्छेद के अनुसार डालते हो? अनुच्छेद 326 के अनुसार आप क्या करते हो? मतदान करते हो। यह पूछा गया है। वयस्क मतदान कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 326 में, पीएससी में पूछा गया है। हमारे यहां अभी चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार, वर्तमान चुनाव आयुक्त। ठीक है, चलिए राहुल गांधी ने अभी वोट चोरी का आरोप लगाया है, खूब चल रहा है अभी। तो संविधान में भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक क्या है? आपका निर्वाचन आयोग का। आप लोग वोट कौन से उसमें डालते हो? 326 के द्वारा आप मतदान करते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा के वापस बुलाने के बीच अधिकतम कितनी अनुमति अवधि क्या है? अनुमानित अवधि क्या है? तो आपको पता है कि सदन की, कोई भी सदन हो, सदन के दो बैठकों के बीच, सदन के दो बैठकों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? 6 माह। 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। मान लो लोकसभा अभी खत्म हुई तो 6 महीने के अंदर उसकी वापस बैठक चालू होगी, नहीं तो बैठक बुलाना जरूरी है। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। याद रखिए, किसी भी सदन की बैठक में दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। अब हमारे यहां सामान्यतः लोकसभा में कौन कौन से सत्र चलते हैं? पहला होता है आपका ग्रीष्मकालीन सत्र, जिसको बजट सत्र बोलते हैं। फिर होता है मानसून सत्र, फिर होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो 12 महीने में 3 बैठक तो होती ही है। ठीक, चलिए 12 महीने में 3 बैठक होती है, जिसमें बजट सत्र को 2 भागों में बांट दिया जाता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। किसकी? नीलम संजीव रेड्डी जी की। क्या हुआ? नीलम संजीव रेड्डी जी पहले वीवी गिरी से, किससे? वीवी गिरी जी से चुनाव हार गए, वीवी गिरी जी राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद अगले बार फिर नीलम संजीव रेड्डी जी खड़े हुए, और नीलम संजीव रेड्डी जी के साथ कितने कॉम्पिटिटर खड़े हुए? 37 कॉम्पिटिटर खड़े हुए। कितने? 37। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी के साथ 37 कॉम्पिटिटर खड़े हुए, जिसमें से 36 ने नाम वापस ले लिया। 36 ने नाम वापस ले लिया। अब अकेले कौन बचे? नीलम संजीव रेड्डी जी। तो निर्विरोध, भारत के इतिहास में निर्विरोध एकमात्र चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। यह हमेशा पूछता है ना? क्या पूछता है? ऐसे व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, दोबारा निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, वो है नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला देख लेते हैं। भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम।
भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आपको कोई भी सजा मिली हो, उस सजा को माफ करने का एकमात्र पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्या है? क्षमादान की शक्ति है। तो क्षमादान कितने प्रकार का होता है? क्षमादान कितने प्रकार का होता है? पहला होता है क्षमा। क्षमा में क्या होगा? दंड माफ कर देना, है ना, दंड को पूरी तरह माफ कर देना, माफ करना। क्षमा के बाद आएगा प्रविलंबन। यह पूछा जाता है, प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ होता है क्या? दंड को दूसरे प्रकार के दंड में बदल देना, दूसरे प्रकार के दंड में बदल देना। कैसे? अगर आपको मृत्यु दंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देंगे। विराम, विराम भी होता है, विराम भी एक क्षमा का प्रकार है। ठीक है, इसमें दंड की मात्रा कम कर देना, दंड की मात्रा कम कर देना। 10 साल की सजा को 5 साल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा लघुकरण। लघुकरण, ठीक है, लघुकरण में क्या होगा? सजा को कम करना, किसी कारण से सजा कम करना। और उसके बाद आएगा निलंबन, सस्पेंशन, दंड को सस्पेंशन करना। निलंबन, कुछ समय के लिए दंड रोक देना। क्या? कुछ समय के लिए दंड को रोक देना। अब मान लो एक गर्भवती स्त्री है तो उसको जेल में नहीं रखेंगे, जब उसका बच्चा जन्म लेने वाला रहेगा तो उसको छोड़ के अस्पताल में भर्ती कर देंगे, तो उसकी सजा कुछ समय के लिए क्या होगी? निलंबित हो जाएगी। तो ये सब क्या है? क्षमा का प्रकार है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृत्यु दंड को माफ करने का मृत्यु दंड को माफ करने का एकमात्र अधिकार, एकमात्र अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, कोई आदमी को अगर मृत्यु दंड मिला है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके मृत्यु दंड को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है ना। उसके बाद क्षमा भी कर सकता है, प्रविलंबन भी कर सकता है, विराम भी कर सकता है, लघुकरण भी और निलंबन भी, है ना। और मृत्यु दंड माफ करने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आप राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन लगा सकते हो, पर राष्ट्रपति स्वयं के विवेक से नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह से ही मृत्यु दंड माफ करेगा। कसाब ने अपनी सजा माफ करने के लिए आवेदन लगाया था, राष्ट्रपति ने नहीं माफ किया, प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमादान करता है। किसमें? दंड में। और राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल के पास कौन सा? अनुच्छेद 161 के अनुसार, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल क्षमा कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल मृत्यु दंड क्षमा नहीं कर सकता, याद रखिएगा। राज्यपाल मृत्यु दंड क्षमा नहीं कर सकता, मृत्यु दंड क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को क्षमा करने का एकमात्र अधिकार है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। और राज्यपाल कोई भी दंड को तभी क्षमा कर पाएगा जब वो राज्य सूची का होगा। राज्यपाल कोई भी दंड को तभी क्षमा कर पाएगा जब वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के निहित होगा, राज्य सूची से होगा। केंद्र सूची के दंड को क्षमा नहीं कर सकता। चलो, भारत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है, और पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक, प्रस्तावक कितने चाहिए? 50। और अनुमोदक कितने चाहिए? अनुमोदक ये भी चाहिए 50। जो कहां से होने चाहिए? निर्वाचन मंडल से होने चाहिए। कहां से? निर्वाचन मंडल से होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, पहले क्या होता था? राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी लड़ लेता था। जैसे मैंने बताया, नीलम संजीव रेड्डी के समय में 37 लोग चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है,
पर फिर लाया गया कि प्रस्तावक और अनुमोदक, अब राष्ट्रपति का चुनाव वही आदमी लड़ पाएगा जिसके पास 50 प्रस्तावक और अनुमोदक हो। प्रस्तावक मतलब वो 50 लोग बोलेंगे कि मैं इस आदमी का नाम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आगे करता हूं, और अनुमोदक मतलब वो 50 अलग से 50 लोग जो ये बोलेंगे कि हम ये प्रस्तावक के 50 जो लोग हैं उनका समर्थन करते हैं। और ये 50 लोग का और 50 मतलब 100 लोग कहां से आने चाहिए? जो राष्ट्रपति को वोट देंगे। अब राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब विधायक और सांसद लोग वोट देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। तो क्या ये 50 सांसद और 50 विधायक किसी सामान्य आदमी का नाम प्रस्तावित करेंगे? क्या नहीं करेंगे, ये अपनी ही राजनीतिक पार्टी से किसी का नाम प्रस्तावित करेंगे। तो अब राष्ट्रपति का चुनाव कोई पार्टी वाला ही लड़ सकता है, सामान्य आदमी नहीं लड़ सकता। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लगता है, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह रेलवे का क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है? भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दादर नागर हवेली दमन और दीप 1 हो गया, लक्षद्वीप 2 हो गया, अंडमान निकोबार 3 हो गया और पौंडीचेरी 4 हो गया। राज्य में क्या होगा? गुजरात होगा, मुंबई होगा, गोवा होगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा और पश्चिम बंगाल होगा। चलिए 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैले होते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैले होते हैं? यह आपका नीचे का समुद्र तट है। समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक, समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक क्या होगा? प्रादेशिक समुद्र होगा। क्या होगा? प्रादेशिक समुद्र बोलते हैं। फिर यहां से 12 नॉटिकल मील और यहां से 24 नॉटिकल मील तक क्या होगा? संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र होगा। ठीक है, समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र, समुद्र तट से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र और समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक, है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या होगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये बहुत पूछा है ना, तो याद रखिएगा प्रादेशिक समुद्र समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र समुद्र तट से 24 नॉटिकल मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील, है ना। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, चलो समुद्र में दूरी नॉटिकल मील में मारते हैं, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां? समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा, है ना, आपको पता है 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मेरा पढ़ने और याद करने का ट्रिक है सीक्वेंस से। हम चालू करते हैं, सबसे पहले गुजरात आएगा, गुजरात के ऊपर है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साइड में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साइड में है झारखंड, छत्तीसगढ़ के साइड में है झारखंड, है ना। झारखंड के बाद होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद समुद्र में जाओगे त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद एक क्या आएगा? त्रिपुरा के बाद जाओगे सबसे नीचे मिजोरम। क्या? मिजोरम। गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में घूमती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम नीचे है तो मणिपुर में नहीं गुजरती, बाकी सब में गुजरती है। पूछा गया क्वेश्चन है, वर्तमान संरचना के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? क्या सर इतना इतना सरल पूछते हो? बहुतों से यह भी नहीं बनेगा भैया। तो वर्तमान संरचना के अनुसार भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य है और 9 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यही गलती होती है, 28 देख के ऊपर टिक लगा, नीचे गलत हो गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए 26वें नंबर में बना छत्तीसगढ़, 27वें नंबर में बना उत्तराखंड, 28वें नंबर में बना झारखंड, 29वें नंबर में बना तेलंगाना। ठीक है, अब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जे से हटा दिया गया, है ना। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया, तो एक राज्य हट गया, तो कितना बचा? अब 28 राज्य बचा। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले हमारे यहां 7 केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 7 में 2 जोड़ो, कितना हो गया केंद्र शासित प्रदेश? 9। फिर क्या किया? दमन और दीप एक केंद्र शासित प्रदेश था, दादर और नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों को मिला के एक कर दिया। दमन और दीप, दादर और नागर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो 2 को मिला के 1 किया, तो इसमें 1 माइनस कर दो, कितना बचा? 8। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन, डंकन दर्रा, डंकन पास बहुत पूछता है। डंकन पास कहां पर है? तो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, है ना। ये जल डमरू मध्य है, डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में, पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 90 नंबर की सीरीज के। ठीक, 90 नंबर की सीरीज के आज के ये क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको ये सीरीज? आज के क्वेश्चन कैसे लगे? पुलिस विभाग के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफी अच्छी क्लास रही मेरे हिसाब से। ठीक है, कथन और कारण, पुलिस विभाग के क्वेश्चन, भूगोल के भी थोड़े अच्छे से क्वेश्चन थे, इतिहास के भी थे। तो इसी टाइप से हम जितना अच्छे से हो सके पूरे जीएस के 50 नंबर की ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मैं एक बार फिर जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, हमारे यहाँ जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। मात्र 799 में आपको कोर्स मिल जाएगा। रिकॉर्डेड अपडेटेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे जिसको आपने प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ इसी एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जा रहा है 149 रुपए में। उसमें आप 20 टेस्ट देख पाएंगे, 5 मॉडल पेपर और 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। दोस्तों अगर आप इस आरक्षक के संबंध में, आरक्षक से संबंधित कोर्स में कुछ भी रुचि रखते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब में भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, अभी जो एक बहुत बहुप्रतीक्षित भर्ती है जिसको ऐतिहासिक बोलना कहीं से भी गलत नहीं होगा, शिक्षक भर्ती, उसकी भी क्लास हमारी संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है वही आदमी शिक्षक भर्ती में अपेयर हो पाएगा जो बीएड किया है और जिसका टेट क्लियर है। वर्ग 1 के लिए टेट नहीं मांगता है, 2 और 3 के लिए टेट मांगता है। तो जिनका टेट क्लियर नहीं है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2026 फरवरी में होने वाली है उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में, इसी तरह हम धूम मचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज पोला तिहार है, पोला नहीं पोरा तिहार है ना। आज पशुधन पशु शक्ति के उत्सव का त्योहार है। किसान का सबसे बड़ा जो हाथ होता है, पैर होता है, जो उसके पशु हैं बैल, उनका आज त्योहार है दोस्तों। तो इस त्योहार की आपको गाड़ा गाड़ा बधाई हो। ठीक, नंदी भगवान भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी फसल धन्य धान बढ़ते चले जाएं, सुख शांति समृद्धि आए, और पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे से करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।